चलिए let's start. So I'll be solving the Feb March 2022 per paper to begin with. तो मैंने पूरा पेपर देखा, like it was actually a very easy paper. नए learning outcomes ज़रूर आए थे, and you'll get to know मैं जब पेपर करता हूँ कि कौन कौन से नए learning outcomes थे. But overall the paper was actually very easy. तो आपने पूरा course content पढ़ा हुआ है, you should be easily able to manage somewhere around 55ish out of 60 in this particular paper. So let's go through the questions. Figure 1.1 shows how first ionization energy is vary across period 2. तो आपको जो है वो पीरियड 2 के अक्रॉस जो फर्स्ट आयनिशन एनर्जी का ट्रेंड है वो यहाँ पे शो किया हुआ है. एंड यू कैन सी दैट इट्स अ टिपिकल ट्रेंड. लाइक अगर मैं तुम लोग को याद कराऊँ जो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो ये लिथियम की फर्स्ट आयनिशन एनर्जी है, फिर उसके बाद जो है वो बेरिलियम की है, फिर दोस्तों ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में एक छोटा सा डिप आ रहा है. लाइक फिर ये बढ़ रही है, फिर ये बढ़ रही है, फिर एक छोटा सा डिप आ रहा है, फिर ये बढ़ रही है, फिर ये बढ़ रही है. तो जो टिपिकल होता है ना, अगर मैं यहाँ इसको ग्राफ से ज्वाइन करूँ तो वो जो टिपिकल आपने पढ़ा हुआ है ना, लाइक कि दो जगह ब्रेक आता है अक्रॉस द पीरियड बिटवीन ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 एंड ग्रुप 5 एंड ग्रुप 6, वो ब्रेक आपको नजर आ रहा है. एंड द जनरल ट्रेंड इज दैट द आयनिशन एनर्जी इज इंक्रीजिंग अक्रॉस द पीरियड. ठीक है. पार्ट ए में आपसे पूछे कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द फर्स्ट आयनिशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन एंड इंक्लूड द स्टेट सिंबल्स. तो आप जो है वो, क्योंकि गैसियस फॉर्म में होना चाहिए ना, तो हम ऑक्सीजन लेंगे गैसियस फॉर्म में और उससे O प्लस गैसियस प्लस वॉट प्लस एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे. सही है. सही. आपके पास जो है वो फर्स्ट आयनिशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन की इक्वेशन बन जाएगी. पार्ट B1, स्टेट एंड एक्सप्लेन द जनरल ट्रेंड इन द फर्स्ट आयनिशन एनर्जीज अक्रॉस द पीरियड. अब देखो उसने आपसे जनरल ट्रेंड के बारे में पूछा है. जब जनरल ट्रेंड पूछते हैं तो यू डोंट इंक्लूड द इरेगुलरिटीज इन द ट्रेंड जो यहाँ दी होती है. यू जस्ट एक्सप्लेन स्टेट एंड एक्सप्लेन द जनरल ट्रेंड. तो स्टेट 3 मार्क का है, तो पहला मार्क आपको मिलेगा फॉर राइटिंग के जनरल ट्रेंड क्या होता है. तो वो जनरल ट्रेंड क्या है, इट इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड. First ionization energy increases across the period, increases across the period. क्यों होता है ऐसे? बिकॉज जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन्स वो बढ़ जाती है. और वो क्यों बढ़ती है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज विद शील्डिंग इफेक्ट स्टेइंग व्हाट, स्टेइंग द सेम. तो मैं जिस तरह बोलना डिट्टो उसी तरह आप लिखेंगे. बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ increasing nuclear attraction for outer electrons due to increasing nuclear charge and similar shielding effect and similar शील्डिंग इफेक्ट. अक्रॉस द पीरियड आप जाते हैं तो शेल नंबर तो उतना ही रहता है ना, लाइक. तो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या रहता है, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से शील्डिंग हो रही होती है वो भी क्या रहती है, कांस्टेंट ही रहती है. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी ए इन फिगर, जो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी है, इन फिगर 1.1 डज नॉट फॉलो द जनरल ट्रेंड इन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज अक्रॉस पीरियड 2. तो देखो ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा होता है, अगर मैं ऑक्सीजन की, तुम्हें ऑक्सीजन का पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप 6 में, तो जाहिर सी बात है इसमें एक जो पी इलेक्ट्रॉन होगा, 2p इलेक्ट्रॉन, वो पेयर्ड पी इलेक्ट्रॉन होगा. और वो जो पेयर्ड पी इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन एक्सपीरियंस कर रहा होगा, जिसको हम कभी कभी स्पिन पेयर रिपल्जन भी कहते हैं. लाइक तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट the 2p electron removed from oxygen is a paired p electron experiencing spin pair repulsion. ठीक है. या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन लिख दो. इफ यू वांट टू राइट दैट टर्म, सिंपल टर्म, यू कैन इवन राइट दैट स्पिन पेयर रिपल्जन. स्पिन पेयर रिपल्जन का मतलब क्या होता है, जो जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं ना, यानी एक ही ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ी बहुत रिपल्जन एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं. उस फिनोमेनन को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, स्पिन पेयर रिपल्जन बोलते हैं. नेक्स्ट पार्ट, एलिमेंट E इज इन पीरियड 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. तो इसमें आपको सारे में एक एलिमेंट है E जो पीरियड 3 में, द फर्स्ट 8 आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज ऑफ E आर शोन इन टेबल 1.1. तो आपको जो है वो फर्स्ट 8 आयनाइजेशन एनर्जीज दी हुई है. और जाहिर सी बात है जब भी इस तरह का सवाल आता है तो वो आपसे प्रेडिक्ट करने को बोलते हैं भाई क्या नाम है, कि किस ग्रुप या किस पीरियड नंबर का
पीयर तो दिया हुआ है किस ग्रुप नंबर का एलिमेंट है, तो आप वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे बताते हैं। यू कैन सी दैट यहाँ पे जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं उस पर एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं एनर्जी में इतना डिफरेंस नहीं है, थर्ड इलेक्ट्रॉन जब रिमूव कर रहे हैं तो थर्ड और सेकंड में इतना डिफरेंस नहीं है, बट जब आप फोर्थ इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो देयर इज अ बिग डिफरेंस और बिग जंप इन द आयनिक एनर्जी। तो मोस्ट लाइकली जो ये जो एलिमेंट आपके पास है पीयर 3 में, ये क्या नाम है, इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो इट विल बिलोंग टू व्हाट, बिलोंग टू ग्रुप 3। और अगर पीरियड 3 और ग्रुप 3 में आप एलिमेंट प्योरिटी टेबल में जाके देखेंगे ना, वो आपको दिया होगा प्योरिटी टेबल आपके करने के लिए, तो वो एल्यूमिनियम क्या नाम है एलिमेंट जो है वो एल्यूमिनियम होगा। नहीं तो आपके पास वो एग्जाम में आप पूछते हैं डिड्यूस द फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ई, तो सही से बात है एल्यूमिनियम की आपने लिखनी है पीरियड 3 में है ना, तो ग्रुप 3 आपने रिड्यूस कर लिया तो एलिमेंट इज ग्रुप 3, तो आप प्योरिटी टेबल में जाएंगे तो एल्यूमिनियम आपको नजर आ जाएगा एलिमेंट। तो लेट्स राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड what and 3p1, ये आपकी जो है वो फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। और वो उसने आपसे एक्सप्लेन करने को ही बोला है कि आप एक्सप्लेन करें इसको, लाइक तो आपके बताएंगे भाई कि हमने किस तरह रिड्यूस किया कि ये ग्रुप 3 में बिकॉज देयर इज द ग्रेटेस्ट जंप बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ आयनिक एनर्जी, आपको जो है वो बड़ा जंप नजर आ रहा है, जिसका मतलब क्या है कि ये जो एलिमेंट है पीरियड 3 में इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यू कैन राइट देयर इज व्हाट, देयर इज greatest jump between the third and the fourth ionization energies, which implies that the element has three valence electrons, ठीक है। तो एग्जाम में पीरियड 3 तो आपको ऑलरेडी बताया ना, इससे आपको ग्रुप 3 पता चल गया। तो अगर आप प्योरिटी टेबल पे जाते हैं और पीरियड 3 और ग्रुप 3 पे देखते हैं क्या कौन सा एलिमेंट आ रहा है, तो वो एल्यूमिनियम आ जाएगा, लाइक उससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एलिमेंट को। तो ये हो गया आपका 3 मार्क है, तो 1 मार्क आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मिलेगा और 2 मार्क आपको इन 2 बुलेट पॉइंट्स के मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Some oxides of elements in pH 3 are shown, तो आपको जो है वो कुछ ऑक्साइड शो की हुई है, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, फास्फोरस की 2 ऑक्साइड्स हैं और सल्फर की भी 2 ऑक्साइड्स हैं। एंड एग्जामिनर इज आस्किंग यू sodium reacts with oxygen to form sodium oxide. Sodium is the reducing agent in this reaction. Define reducing agent। तो देखो reducing agent वो होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक और स्पीसी को जाके जो है वो इलेक्ट्रॉन, जो दूसरा स्पीसी है वो जाके पे वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना स्पीसी, वो बेसिकली क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, बिकॉज दैट्स द क्या नाम है, सोडियम ओवर हियर इज द स्पीसी जो कि इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होगा और ऑक्सीजन उसको बेसिकली गेन कर रहा होगा, राइट। तो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, स्पीसी that donates electrons, ठीक है। और खुद ऐसी बात है वो क्या हो रहा होगा, जब भी आप रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे होते हो तो वो खुद क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। तो सोडियम यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, लाइक जब सोडियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो सोडियम ऑक्सीडाइज होकर उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स गेन करके उसका ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो जाएगा। पार्ट 2, राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ सोडियम ऑक्साइड विद वाटर। तो ये आपको रटा होना चाहिए, Na2O will react with water to give you what, sodium hydroxide। तो इसको आप बैलेंस कर लें, this should be 2NaOH and this should be 2H2O। बैलेंस हमने किया ये नहीं है, 2NaOH Na2O, क्या चीज़ पे हमने बैलेंस नहीं की, Na2 ऑलरेडी बैलेंस नो यार। अगर ये 2 मार्क का होता ना, अगर दिस वाज फॉर 2 मार्क्स या एग्जामिनर अगर यहाँ पे स्पेसिफाई करता देन यू पुट द स्टेट सिंबल। देखो कभी कभी एग्जामिनर 2 मार्क का लिख देता है फिर आप स्टेट सिंबल जरूर लिखें, या अगर वो स्पेसिफाई कर देता है फिर आप स्टेट सिंबल जरूर, जैसे उसने अभी जब हमसे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन का पूछा था ना, लाइक तो उसने उसमें स्पेसिफाई किया था इंक्लूड द स्टेट सिंबल्स, तो उसमें जाना मैंडेटरी था, हालांकि था वो भी पार्ट एक ही मार्क का, लाइक बट उसमें अगर आप नहीं लिखोगे आपको मार्क नहीं मिलेगा। तो अगर एग्जामिनर स्पेसिफाई कर दे आप स्टेट्स में लिखे फिर तो मैंडेटरी है, अगर वो स्पेसिफाई ना करे और मार्क्स दो तब आप जरूर लिखें, बिकॉज वो 1 मार्क बैलेंस्ड इक्वेशन का मोस्ट लाइकली होता है और 1 मार्क आपके पास स्टेट सिंबल का होता है। तो यहाँ पे जो है वो हमने यहाँ 2 लगा देंगे, दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम एन ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन, लाइक सही। तो अब आपके पास 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन, यहाँ दिस इज बैलेंस्ड नाउ। पार्ट बी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड फाउंड इन बॉक्साइट।
State what is meant by amphoteric. तो amphoteric का मतलब क्या होता है? Something that can react with both what? Acids and bases. So Al2O3 is referred to as amphoteric because it reacts with both acids and bases. ठीक है. Part 2. Aluminum oxide is purified from bauxite in several steps. The first step involves heating aluminum oxide with an excess of sodium hydroxide and a colorless solution forms. Write an equation for the reaction. तो ये आपने ना आपको रटी भी होनी चाहिए ये इक्वेशन. हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड के जब हमने ये पीरियोडिसिटी का चैप्टर किया था उसमें हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन विद द एसिड और रिएक्शन विद द बेस दोनों किया था. तो आपने आपसे वही रिएक्शन पूछा हुआ है, समथिंग दैट यू हैव डन इन द कोर्स. तो Al2O3 विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. और याद रखो इस इक्वेशन के अंदर जो वाटर होता है वो ऑन द रिएक्टेंट साइड होता है, तो मैं ये याद होना चाहिए. ठीक है ना. तो वाटर आप यहाँ डालेंगे एंड द सॉल्ट दैट यू एंड अप फॉर्मिंग इज सोडियम एलिमिनेट. तो इट्स NaAlOH4. तो ये आपकी जो है वो सॉल्ट बन जाती है. अब इसको हमने बैलेंस करना है. सो ओवर हियर यू हैव आपको दो एल्यूमिनियम तो है ना, Al2 है तो दिस हैज टू बी 2. अब आप जो है वो दूसरी साइड जो है वो बैलेंस कर लें. आपने वहाँ 2 डाल दिए. सो दिस शुड बी व्हाट 2NaOH एंड आपके पास टोटल जो ऑक्सीजन है 3 and 2 5 6 और वहाँ पे दिस हैज टू बी व्हाट 3H2O. लाइक तो ये आपके पास जो है वो बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगा. अब इस इक्वेशन में भी लाइक एक मार्क का एग्जामिनर ने जो है वो आपको कहीं स्पेसिफाई नहीं किया कि आप स्टेट सिंबल्स दें. सो यू कैन जस्ट राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन एंड यू विल गेट द क्रेडिट दैट इज required for this particular part. ठीक है. Next part. Al2O3 is used as a catalyst in the dehydration of alcohol. State the effect of using Al2O3 as a catalyst in the dehydration of alcohols. Use the Boltzmann distribution figure 2.1 to help explain your answer. अब देखो ये these are very easy pickings for you. आपने सिर्फ Boltzmann distribution में क्या दिखाना है? आप पहले activation energy दिखाएं. ठीक है ना. ये होगी in the absence of a catalyst. तो आप बेशक लिख सकते हैं in the, यहाँ लिख दे बेशक absence of a catalyst तो ये एक्टिवेशन एनर्जी थी आपकी. ठीक है. और आप दिखा दें एक और वैल्यू जो इसके पीछे हो और इसको आप लेबल कर दें, यहाँ लेबल करते हैं जगह पीछे कम है तो EA इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट. ठीक है. तो ये आपने बता दिए EA इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट. ठीक है. एग्जाम में शेडिंग करना जरूरी नहीं होती है बट इस केस में ऐसी बात है इफ यू डू इट यू जस्ट बी एबल टू रिप्रेजेंट what you want to write in the lines over here much more efficiently. तो आप यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट शेडिंग कर दें और इस पूरे का थोड़ा सा डिफरेंट शेडिंग कर दें. रिमेंबर दैट ये वाला जो एरिया होगा ना, ये जो एरिया है लाइक यहाँ मैं तो कलर यूज़ कर सकता हूँ तो मैं यूज़ कर लेता हूँ. तो ये जो ग्रीन वाला एरिया होगा दैट रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव एनर्जी ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी in the absence of a catalyst. और ये जो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ this represents the total number of molecules that have energy greater than the activation energy in the presence of a catalyst. तो आप देख सकते हैं in the presence of a catalyst ये जो number of molecules है with energy greater than the activation energy वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं लाइक जिसकी वजह से ऐसी बात है लाइक frequency of effective collision भी ज़्यादा हो जाता है और इसीलिए आपके पास rate of reaction भी बढ़ जाता है लाइक. तो एक मार्क तो मिलेगा आपको out of these 3 marks for showing all of this. बाकी 2 मार्क्स होंगे फॉर एक्सप्लेनिंग कि भाई ऐसा क्यों होता है. तो जो आपने ऊपर लिखा है उसी को आपने एक्सप्लेन करना है लाइक. तो आप लिखेंगे लाइक यू विल हैव ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in the presence of a catalyst presence of a catalyst a greater number of molecules or molecules will have energy greater than equal to activation energy, hence a greater frequency of effective collisions. Effective या successful effective collisions. तो हमारे कोर्स में याद है हमने जब सिलेबस का वो ये किया था तो उसमें टर्म इफेक्टिव लिखा हुआ था rather than successful. जब भी तो मार्क स्कीम भी खोलोगे तो मैं टर्म इफेक्टिव नजर आएगा rather than successful. Successful is not an incorrect term. It's ये आपके पास एग्जाम में चूंकि
वो सिलेबस में, चूंकि नए सिलेबस में टर्म इफेक्टिव लिखा हुआ है, तो इट्स बेटर दैट यू यूज द टर्म इफेक्टिव कोलेजन। आपने सक्सेसफुल लिखा होगा, आपको बिल्कुल मार्क मिलेगा, गलत नहीं होगा। सक्सेसफुल इज एन इक्विवेलेंट टर्म फॉर इफेक्टिव कोलेजंस। पार्ट सी, P4O6 इज अ वाइट सॉलिड दैट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको बता रहे हैं भाई P4O6 जो है सॉलिड स्टेट में होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 24 डिग्री सेल्सियस है। सॉलिड P4O6 रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म H3PO3। आपको ये रिएक्शन याद भी होगा, जब हमने ऑक्साइड्स का रिएक्शन किया था ना, PH3 की ऑक्साइड्स का रिएक्शन विद वाटर किया था, तो हमने P4O6 और P4O10 दोनों का रिएक्शन लिखा था। P4O6 फॉस्फोरस एसिड बनाता है, याद रखो, और P4O10 जो होता है फॉस्फोरिक एसिड बनाता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस था। डिड्यूस द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग शोन बाय P4O6, एक्सप्लेन योर आंसर। तो आपको ये वैसे ही रट्टा होता है स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग क्या है, पर उसने बोला एक्सप्लेन योर आंसर ना। तो 2 मार्क के लिए अगर आप सिर्फ ये लिख के आएंगे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, बॉन्डिंग क्या है, और एक्सप्लेन नहीं करके आएंगे, तो आपको पूरा क्रेडिट नहीं मिलेगा। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल मॉलिक्यूलर, जाहिर सी बात है, द स्ट्रक्चर इज व्हाट, सिंपल मॉलिक्यूलर। और बॉन्डिंग इसमें क्या है, कोवेलेंट है। अब आपने बताना है कि ऐसा क्यों है, आपको जो है ऊपर जो स्टेटमेंट दी है उससे आपने किस तरह डिड्यूस किया। तो सिंपल मॉलिक्यूलर इसलिए बिकॉज लो मेल्टिंग पॉइंट है। क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो आप लिखेंगे ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और कोवेलेंट आप क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे आप बता रहे हैं ना, रिएक्शन कर रहे हैं P4O6 के साथ, वाटर के साथ जो है वो रिएक्शन कर रहे हैं P4O6, और कंप्लीटली हाइड्रोलाइज होकर क्या बना रहे हैं, क्या नाम है, H3PO3 बना रहे हैं। तो कोवेलेंट इसलिए बिकॉज इट इज अंडरगोइंग व्हाट, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। याद रखो, तुम्हें अगर याद हो हमने किया था, जो आयोनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके पास, वो जैसे Na2O हो गया या MgO हो गया, ये पानी में जो है वो डिसॉल्व कर जाते हैं एंड दे गिव यू रफली न्यूट्रल सॉल्यूशन। लाइक MgO जो होता है वो थोड़ा सा आपको, बल्कि MgO भी आप, सॉरी न्यूट्रल नहीं, दे गिव यू एन अल्कलाइन सॉल्यूशन। सो Na2O और MgO जो होते हैं, ये जब पानी में जाते हैं तो दे गिव यू अ स्ट्रांगली अल्कलाइन सॉल्यूशन। और जिस तरह आप अक्रॉस द पीरियड जाते जाते हैं, तो ऑक्साइड्स का जो बिहेवियर होता है वो वाटर में, इट गोज फ्रॉम अल्कलाइन टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द एसिडिक नेचर। बीच में एल्युमिनियम ऑक्साइड वो पॉइंट होता है जहाँ पे एम्फोटेरिक नेचर आती है और फिर वो एसिडिक की तरफ चला जाता है। लाइक, तो आपके पास ये कोवेलेंट क्या नाम है क्यों आ रही है, बिकॉज टू P4O6 है, दैट इज अंडरगोइंग व्हाट, दैट इज अंडरगोइंग कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस टू गिव यू व्हाट, टू गिव यू एन एसिडिक क्या नाम है solution। तो it is due to what, due to complete हाइड्रोलिसिस, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। अब इसमें कोवेलेंट है यहाँ पे बिकॉज आपके पास रिएक्शन जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, और स्टेटमेंट में लिखे हुए हैं। अच्छा, मैं जब यहाँ आंसर लिखता हूँ नॉर्मली बुलेट पॉइंट्स में लिखता हूँ, तो मैं एग्जाम में बुलेट पॉइंट्स में नहीं लिखोगे, you will make sure that you put these in answers in continuous flows। ठीक है, पार्ट 2, determine the oxidation number of phosphorus in H3PO3। सिंपल है, PO3 माइनस है आपके पास जो NN है, तो ये आप ले लें x, और जो ऑक्सीजन का टोटल हो जाएगा दैट विल बी 3 टाइम्स -2। तो आप लिख सकते हैं x प्लस 3 टाइम्स -2 शुड बी इक्वल टू व्हाट, शुड बी इक्वल टू 3 माइनस। ठीक है, ये आपके पास जो है वो टोटल इक्वेशन बन जाएगी। दिस विल बिकम व्हाट, x विल बिकम व्हाट, +3 इन दिस केस। जो फॉस्फोरस फॉस्फेट एनाइन होता है ना, ये जो PO3 एनाइन होता है, लाइक ये जो PO3 एनाइन है, ये 3 माइनस होता है, याद रखो। PO3 जो होता है ये 3 माइनस होता है। ठीक है, तो आपको पता है अभी फॉस्फोरस क्या, आप अज्यूम कर लें x है, तो जो सारे ऑक्सीजन कंबाइंड होंगे वो 3 टाइम्स -2 -6 हो जाएगा। तो x -6 शुड बी इक्वल टू व्हाट, शुड बी इक्वल टू -3। तो इफ यू जस्ट सॉल्व फॉर दिस, x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, +3 आ जाएगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो यहाँ पे हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर जो फॉस्फोरस को हो जाएगा, दैट विल बिकम व्हाट, दैट विल बिकम 3 इन दिस केस। नेक्स्ट पॉइंट, when P4O6 is heated with oxygen it forms P4O10 solid। आपके पास P4O6 है, हीट किया आपने, P4O10 बन गया। एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन आपको दिया हुआ है। The enthalpy change of formation of P4O10 इसकी जो है that is -3012 kilojoules per mole। Calculate the enthalpy change of formation of P4O6। तो बहुत सिंपल है, आपने वो अभी हमने बहुत रिसेंटली किया था। तो enthalpy change of reaction is what, enthalpy जब formation डेटा दिया होता है तो formation of products minus the formation of रिएक्टेंस आपके पास होता है। ठीक है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं सिर्फ रिकॉल कराने के लिए तुम्हें ये बता रहा हूँ। तुम डायरेक्टली वैल्यूज प्लग करके आंसर निकालना, 1 मार्क का तो सिर्फ सही आंसर का मार्क मिलेगा आपको, बस खत्म। वर्किंग शर्किंग दिखाएंगे भी नहीं तो आपको कोई मसला नहीं है, आंसर का मार्क मिलेगा आपको। तो जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, लाइक वो P4O10 है, उसका इंथैल्पी जो फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है विच इज -3012 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है उसमें इसका तो जीरो होगा ना, तो ये बताने की जरूरत नहीं है, इसका हमें निकालना है।
तो ये हम लिख देते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू जो हमने निकालनी है, और एंथैल्पी जो रिएक्शन हमें दिया हुआ है -1372 लाइक. So now if you determine the enthalpy of formation, the enthalpy of formation will turn out to be -3012 plus 1372, and the answer will be, can anybody please calculate and let me know what the value is? So the value turns out to be -1640. कोई एक और बच्चा प्लीज कैलकुलेट कर लेगा कंफर्मेशन के लिए, लाइक is this the correct value? -1640. Has anybody else calculated it? Okay, okay. Part 4. Write an equation for the reaction of P4O10 with water. तो याद रखो P4O6 जब वाटर से रिएक्ट करता है ना तो फॉस्फोरस एसिड बनता है. P4O10 जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो आपके पास क्या बनेगा? फॉस्फोरिक एसिड बनेगा. ये तुमने रिएक्शंस किए हैं. अगर तुम्हें ये रिएक्शन नहीं याद है तो प्लीज लिख के याद कर लेना. भूल जाते हैं, लिख के याद कर लेना आसान हो जाएगा याद करना. लाइक सो यू नीड टू राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन ओवर हियर फॉर दिस. तो आपके पास जो है वो फॉस्फोरस तो 4 होने हैं तो दिस हैज टू बी 4. तो इफ आई पुट दिस एज 4 तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? यहाँ पे हैं 4 टाइम्स 4 16 ऑक्सीजन. सो दिस शुड बी 6. तो आपके पास अब आ गया 4 phosphorus, you have 12 hydrogens. Yeah, this is the balanced equation. ठीक है. Part D. SO2 and SO3 are found in the atmosphere. The oxidation of SO2 to SO3 in the atmosphere is catalyzed by NO2. The first step of the catalytic oxidation is shown in equation 1. इक्वेशन 1 आपको अब शो कीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड की कन्वर्जन इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड यूजिंग NO2. अब देखो ये कैटलिस्ट है तो ये NO बने, हमें पता है इसके बाद एक और स्टेप होगा जिसमें NO जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, NO2 बन जाएगा और कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाएगा. कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन टू शो हाउ NO2 इज रीजनरेटेड इन द कैटलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. तो इसमें आपने बस ये बताना है NO plus half O2 plus half O2 will give you what? NO2. ठीक है, ये आपकी रीजनरेशन होगी कैटलिस्ट की. पार्ट 2. NO2 can also react with unburned hydrocarbons to form photochemical smog. State the product of this reaction that contributes to photochemical smog. This although ये 1 मार्क का पार्ट है बट ये पहले नहीं होता था कोर्स में, ये अब ऐड हुआ है. तो ये चीज आपको पहले कहीं नहीं मिलेगी. लाइक इस तरह का क्वेश्चन याद था where NO2 was reacting with unburned hydrocarbons. प्लीज रिमेंबर जो अब आपसे ये कंपाउंड पूछना चाह रहे हैं ना, दैट इज PAN, जिसका फुल फॉर्म होता है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट. ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा जो कि फोटोकेमिकल स्मोक को कंट्रीब्यूट करता है दैट इज परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसको अक्सर जो है वो एब्रीविएट किया जाता है विद PAN. आप ये खोलिएगा जब हमने ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पढ़ा था तो वहाँ आपको मिलेगा लाइक फॉर्मेशन ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोक जिसमें ये NO2 रिएक्ट करते हैं अनबर्न हाइड्रोकार्बन से to give you what? To give you PN. And it's an important component of what? Of the photochemical smog itself. Part 3. Figure 2.2 shows how the temperature of the atmosphere varies with height from the ground. तो आप गौर से ग्राफ देखें, ये हाइट फ्रॉम द ग्राउंड है और ये टेम्परेचर है. सो एज द हाइट इज इंक्रीजिंग इन किलोमीटर्स, एक टेम्परेचर का कोई स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं है. यू कैन सी दैट द टेम्परेचर इज ड्रॉपिंग देन इट राइजेस देन इट ड्रॉप्स देन एक्सिस गौर से देखो, ये माइनस टेम्परेचर है. जब ये बोल रहा हूँ जब यूज आ रहा है तो ये ड्रॉप कर रहा है, लाइक फिर राइज कर रहा है, फिर ड्रॉप कर रहा है, फिर राइज कर रहा है. ये आपको नजर आ रहा है एज यू गो, क्या नाम है, एज इंक्रीज इन हाइट इन किलोमीटर्स. द इक्विलिब्रियम रिएक्शन इन इक्वेशन 1, जो पीछे रिएक्शन याद है ना इक्वेशन 1 में SO2 जो SO3 में कन्वर्ट हो रहा था, that has an enthalpy change of reaction of -168 kilojoules per mole. यानी फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. लाइक suggest how the position of this equilibrium differs at a height of 20 kilometer, यानी इस हाइट पे, compared with the height of 50 kilometers from the ground. तो अब देखो दो हाइट्स दिए तुम्हें, एक 20 किलोमीटर की हाइट दी है, ठीक है ना, जिसपे जो है वो टेम्परेचर रफली माइनस जो भी आ रहा है -50 -60 के बीच में टेम्परेचर लाइक, और एक 50 किलोमीटर की तुम्हें हाइट दी है लाइक, ठीक है ना, जिसपे टेम्परेचर जो है वो हाई है. यू कैन सी दैट इट इज व्हाट, इट इज अ, टेढ़ा जा रहा हूँ हमेशा, टेढ़ा जा रहा हूँ. टेम्परेचर इज व्हाट, टेम्परेचर इज हायर. सही है, तो ये आपके पास है हायर टेम्परेचर पे ये. तो 50 किलोमीटर पे जो आ रहा है आपके पास वो हायर टेम्परेचर आ रहा है, 20 किलोमीटर पे लोअर आ रहा है. आपसे पूछे सजेस्ट हाउ द पोजीशन ऑफ दिस इक्विलिब्रियम. तो जाहिर सी बात है फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ना यार. तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर जो होंगे वो फेवर करेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन को. तो 20 किलोमीटर में हम एक्सपेक्ट करेंगे
the equilibrium will move towards what? Towards the right hand side, ठीक है ना, towards the product side like और क्यों ऐसा हो रहा होगा? Because forward reaction exothermic है और lower temperature पे exothermic reaction जो होता है वो फेवर होता है, लाइक exothermic side of the reaction जो होती है वो फेवर होती है। ये हमने अभी इक्विलिब्रियम के चैप्टर में ये चीज की थी लाइक। तो सवाल ग्राफ देख के घबरा नहीं जाना, ये क्या पूछ लिया लाइक, बहुत सिंपल सा सवाल है। वो आपसे पूछा 20 किलोमीटर में जो पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम है ऑफ रिएक्शन वन जो पीछे लिखा हुआ था वो क्या होगी एज कम्पेयर टू 50। तो 20 पे टेम्परेचर लोअर है ना, तो एक्सोथर्मिक साइड ऑफ द रिएक्शन फेवर हो जाएगी बस। तो आप लिखेंगे भाई कि द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम equilibrium shifts towards the right hand side, towards the right hand side, because the exothermic reaction is favored at low temperatures, because the exothermic reaction is favored at low temperatures। लो टेम्परेचर आपको बताइए, आप लो टेम्परेचर 20 किलोमीटर की बात करें, मैं ब्रैकेट में बस लिख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइड्रोजन हेलाइड्स HCl, HBr and HI are all colorless gases at room temperature। Part A, the hydrogen halides can be formed by reacting the halogens with hydrogen। Describe and explain the relative reactivity of the halogens down the group when they react with hydrogen to form HCl, HBr and HI। 2 मार्क का है, आपको आपने बस ट्रेंड बताना है क्या होता है और उसका रीजन लिख देना है, और आपको ये रटा हुआ चाहिए that the reaction becomes what less vigorous या the reactivity decreases down the group। और क्यों होता है इस तरह? Because the oxidizing power of the halogen decreases down the group। आपके पास जो halogen होता है वो weaker oxidizing agent बनता जाता है as you go down the group। So आप क्या लिखेंगे like the reaction becomes less vigorous because of the decreasing oxidizing power of the halogen, oxidizing power of the halogens। Part B, HCl is produced HCl is a product of several different reactions। Some of these reactions are shown in figure 3.1। तो आपको दिया हुआ है HCl SiCl4 से भी बन सकता है विद वाटर, और ये रिएक्शन आपके कोर्स में आपको पता होना चाहिए। और NaCl को जब H2SO4 के साथ आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ मिक्स करते हैं तब भी HCl आपको होगा, और ये भी रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। राइट एन इक्वेशन फॉर रिएक्शन 1। तो रिएक्शन 1 की इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये आपके उसमें जो हम प्योरिसिटी का चैप्टर किया था ना उसमें आपने किया था क्लोराइड्स की हाइड्रोलिसिस इन वाटर लाइक, तो वहाँ ये उससे लिंक है, ये जो आपका पार्ट है। तो SiCl2 प्लस H2O विल गिव यू व्हाट SiO2 प्लस HCl। तो ये आपको 4 चाहिए होगा बिकॉज SiCl4 है। और क्या बैलेंस करना है इसमें? और कुछ रह गया बैलेंस करने के लिए? सिलिकॉन बैलेंस्ड है, क्लोरीन बैलेंस्ड हो गया, H2 अच्छा ये आपको बैलेंस करना है, दिस शुड बी व्हाट 2H2। ये आपके पास अब क्या आ जाएगी? बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट, in reaction 2, NaCl reacts with concentrated sulfuric acid to form HCl and NaHSO4। तो एग्जामिनर आपको बता दिए भाई NaCl जब H2SO4 से रिएक्ट करता है तो ये दो चीजें बनती है, आपको वैसे भी पता होना चाहिए ये। When NaBr reacts with concentrated sulfuric acid, the products include bromine and SO2। और आपको पता है ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो ऑक्सीडाइज कर सकता है ब्रोमाइड आयन को, बट इट कांट ऑक्सीडाइज व्हाट क्लोराइड आयन। या फिर आप इसको वाइसी वर्सा पढ़ सकते हैं कि ब्रोमाइड आयन ज़्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्लोराइड आयन से, तो ब्रोमाइड आयन सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस करके ये बना देता है। लाइक इधर वे देखो, अगर तुम ब्रोमाइड आयन के रेफरेंस से देख रहे होगे, ब्रोमाइड आयन वर्सेस क्लोराइड आयन के रेफरेंस से, तुम बोलोगे ब्रोमाइड आयन इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन क्लोराइड आयन, ठीक है। और अगर सल्फ्यूरिक एसिड के रेफरेंस से देख रहे होगे तो तुम बोलोगे सल्फ्यूरिक एसिड इज a strong oxidizing agent, it's strong enough to oxidize bromide ion to bromine, but it's not strong enough to oxidize chloride ion to chlorine। तो दो तरीके से आप बेसिकली क्वेश्चन को देख सकते हैं, वो प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। और ये तुमने किया था जब हमने हेलोजेंस का चैप्टर किया था, उसमें we did this। Identify the type of reaction that occurs in each case by completing table 3.1। Explain the difference in these reactions। अब याद है तुमने मैंने बताया था कि जब H2SO4 का रिएक्शन होता है विद हेलाइड आयन, तो क्लोराइड और फ्लोराइड के साथ इट ओनली एक्ट्स एज एन एसिड, तो वो एसिड बेस्ड रिएक्शन होता है लाइक।
और जो क्या नाम है ब्रोमाइड और आयोडाइड के साथ होता है उसमें जो है इट्स रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें जो ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा काम कर रहे होते हैं, और जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम हो रहा है। तो अब आप टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या ले सकते हैं, NaCl और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का जो रिएक्शन होगा ना वो टिपिकल एसिड बेस्ड रिएक्शन होगा, लाइक ठीक है ना। आपके पास इसमें H2SO4 एज एन एसिड एक्ट कर रहा होगा, और जो आपके पास Cl माइनस है दिस विल बी एक्टिंग एज व्हाट, एज द बेस। अंडरस्टैंड व्हाई, मैं लिख देता हूँ ताकि तुम्हें पता हो, ये याद भी आ जाएगा तुम्हें थोड़ा सा। देखो NaCl प्लस H2SO4 का जब आप रिएक्शन करते हैं ना यार, तो आपके पास H2SO4 प्रोटॉन देता है और बन जाता है लेट्स से HSO4, ठीक है ना। मैं यहाँ पे HSO4 लिख देता हूँ, HSO4 नेगेटिव, ये सोडियम आयन से कंबाइन हो जाते हैं और NaHSO4 बन जाता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ बन गई, तो एस ये जो है वो एज एन एसिड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो है ना क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन जो H2SO4 ने H प्लस दिया होगा ना, ये उससे कंबाइन हो जाता है, लाइक तो वो जब H से कंबाइन होता है तो क्या बना देते हैं, HCl बना देते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है दैट इज एक्टिंग एज व्हाट, एज अ बेस, तो यू कैन कॉल दिस एज व्हाट, एज एन एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। ये आपके पास है। हाँ, अगर वो पूछते होते रोल ऑफ ये क्या है तो तुम सिर्फ एसिड लिखते हैं, या रोल ऑफ क्लोराइड आयन क्या है तुम सिर्फ बेस लिखते हैं। यहाँ पे उसका टाइप ऑफ रिएक्शन लिखा है तो आप यहाँ पे एसिड बेस्ड रिएक्शन इसको बोल सकते हैं, लाइक ठीक है। तो आपके पास जो दूसरा वाला है NaBr एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, उसमें याद रखो दोनों चीजें हो रही होती हैं, उसमें एसिड बेस्ड रिएक्शन भी आपको नजर आ रहा होता है और रीडॉक्स रिएक्शन भी आपको नजर आ रहा होता है, बिकॉज याद रखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड होता है और वो ब्रोमाइड आयन को ऑक्सीडाइज करके ब्रोमीन बना देता है, और ब्रोमाइड आयन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो बेसिकली H2SO4 में जो सल्फर होता है उसको रिड्यूस करके सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है, उसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाती है, लाइक। तो आपको ये जो है ना वो ग्रुप 17 में जो आपने पढ़ा था ना, लाइक रिएक्शन ऑफ हेलाइड आयंस विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, आपको वो लर्निंग आउटकम यहाँ पे बेसिकली रिकॉल करना है, ठीक है। अब पूछा एक्सप्लेनेशन क्या है, आपके यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या है, तो बस आप ये लिख दें भाई यहाँ पे H2SO4 इज नॉट, या दो तरीके से लिख सकते हो, क्लोराइड आयन के रेफरेंस से भी लिख सकते हो और H2SO4 के रेफरेंस से भी लिख सकते हो। तो अगर मैं H2SO4 के रेफरेंस से ये एक्सप्लेनेशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, H2SO4 is not strong, is not strong as an oxidizing agent to oxidize the chloride ions, but it can oxidize the bromide ion। और अगर मैं हेलाइड आयन के रेफरेंस से लिखूंगा तो मैं लिखूंगा ब्रोमाइड आयंस आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट एंड दे रिड्यूस H2SO4 to SO2, but chloride ions are weaker reducing agent। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम किसी भी रेफरेंस से बेसिकली क्या नाम है आंसर लिख दो, हेलाइड आयन के रेफरेंस से लिख दो या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के रेफरेंस से लिख दो, दोनों तरीके से सही हो जाएगा। सो हम यहाँ लिखते हैं H2SO4 is a strong oxidizing agent, is a strong oxidizing agent to convert, sorry, to oxidize bromide ion to bromine, but cannot oxidize chloride ion, ठीक है। पार्ट सी, when heated with a Bunsen burner HCl does not decompose whereas HI forms H2 plus I2। Explain the difference in the effect of heating of HCl and HI। तो ये सिंपल एक मार्क का आप बता देंगे HCl is a stronger bond, और फिर उसको लिंक कर देंगे with what, with क्या नाम है बॉन्ड एनर्जी से लिंक कर दें, बॉन्ड लेंथ से आप दोनों से आप लिंक कर सकते हैं, लाइक इफ यू वांट टू राइट इन एडिशन। अब एक मार्क का है तो बस आप लेते हैं HCl is what, HCl is a stronger bond than HI। And next part, the hydrogen halides dissolve in water to form strong bronze telluric acids। तो एग्जाम में आपको एग्जाम में दे रहा है कि जो हाइड्रोजन हेलाइड्स होते हैं ना वो strong bronze telluric acids होते हैं। The concentration of a strong acid can be determined by titration। तो एग्जाम आपसे पूछता है पहले पार्ट में स्टेट व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रॉन्ग bronze telluric acid, और 2 मार्क का दे दिया आपको। तो देखो यहाँ पे जो टर्म स्ट्रॉन्ग है और जो यहाँ पे टर्म एसिड है, ये दोनों टर्म आपने डिफाइन करनी है बेसिकली। तो जो टर्म एसिड होती है उसका मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू bronze telluric theory they are proton donors, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, acids are proton donors, acids are proton donors। और strong का मतलब क्या होता है, they undergo complete dissociation in aqueous solution, they undergo complete dissociation, strong acids undergo complete dissociation, strong acids undergo complete dissociation
complete dissociation in aqueous solution, in aqueous solutions। ठीक है, पार्ट 3। तो याद रखो 2 मार्क इसलिए बिकॉज 1 मार्क आपको मिलेगा फॉर डिफाइनिंग एसिड का मतलब क्या है, और दूसरा मार्क मिलेगा फॉर डिफाइनिंग स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है। यूजुअली जब हम लिखते हैं ना स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक, तो हम बस लिखते हैं एसिड्स दैट अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशन लाइक। अगर ये 1 मार्क का होता ना तो बस आप वही स्टेटमेंट लिख देते और आपको आंसर मिल जाता। लाइक सिंस द क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा है उसमें द क्रेडिट इज फॉर दो टोटल क्रेडिट दैट यू गेट इज फॉर 2 मार्क्स, तो आपको एसिड को अलग डिफाइन करना होगा और स्ट्रॉन्ग टर्म को आप अलग डिफाइन करेंगे लाइक टू गेट द कंप्लीट क्रेडिट फॉर दिस पार्ट। ठीक है, पार्ट 2 ऑन फिगर 3.2 sketch the pH titration curves produced when 0.1 more, this is an entirely new learning outcome जो हमने कुछ दिन पहले किया था। मैं तुम्हें कहा था ये मार्च 2022 में लाइक टेस्ट भी हो चुका है, लाइक you will know exactly how you get tested on plotting of titration curves. On figure 3.2 sketch the pH titration curve produced when 0.1 mole per dm cube NaOH is added to 25 cm cube of 0.1 mole per dm cube HBr to excess। तो देखो यार ये NaOH और HBr का बिल्कुल वही रिएक्शन होगा जो NaOH और HCl का होता है, तो इनका जो मोलर रेशियो है 1:1 होगा। तो अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन बराबर है ना तो इनकी जो न्यूट्रलाइजेशन पे जो वॉल्यूम आएगी वो भी क्या होगी, बराबर होगी। आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आप मैंने बिल्कुल सिमिलर टाइप का सिनेरियो तुम्हारे से क्लासेस में भी किया था। लाइक आप ये खुद आराम से जो है वो जहन में भी डिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो आप लिख लें क्वेश्चन भाई NaOH प्लस HBr बिल्कुल HCl जैसा रिएक्शन होता है। NaOH प्लस HBr विल गिव यू NaBr प्लस H2O। तो 1:1 रेशियो है ना इनका, आपस में 1:1 रेशियो है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम कर दिया आपने दोनों की तो जो इनकी वॉल्यूम्स होगी वो भी सेम आएगी। अब देखो जो आप उसने आपको 2 टाइट्रेशन कर्व प्लॉट करने को बोला है। एक है रिएक्शन ऑफ NaOH एंड HBr का टाइट्रेशन कर्व, और इसमें यहाँ pH प्लॉट हुआ हुआ फ्रॉम 0 till 14, और यहाँ वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड है। लाइक अगर वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड है यहाँ पे तो कॉमन सेंस है कि जो बीकर में आपके पास होगा ना ये फिर मोस्ट लाइकली ब्यूरेट में होगा आपके पास, बीकर में एसिड होगा। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट पे कहाँ से होगा, एसिडिक पीएच से होगा। एंड इस आयरन आपको बता दिए HBr इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज ऊपर लिखा है ना हाइड्रोजन हैलाइड्स आर स्ट्रॉन्ग ब्रोंसोल्यूरिक एसिड लाइक, तो HBr इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मैंने तो बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए आप कौन सी पीएच रेंज से स्टार्ट करेंगे, समवेयर बिटवीन 0 and 2। तो हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स से हम pH 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे पता है जो मेरा एंड पॉइंट आना चाहिए वो जो वर्टिकल वाला राइज ऑफ द ग्राफ है वो आना चाहिए एट व्हाट, एट वैल्यू ऑफ 25। ये आपके एग्जामिनर को शो करना होता है लाइक। तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट अपना 2 रखूँगा और एंड में इवेंचुअली जो है वो जाहिर सी बात है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस पे चला जाएगा। तो जब मैं यहाँ से ग्राफ बढ़ाऊंगा और यहाँ पे स्टीप वर्टिकल राइज शो करूँगा ना, फिर आई विल इवेंचुअली टेक दिस pH टू समवेयर बिटवीन 12 and 14 बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक। तो अब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ लाइक, तो ये मेरे पास ग्राफ आ जाएगा, दिस इज व्हाट द ग्राफ विल लुक लाइक। आपके पास जो है वो ग्राफ जो है वो ये आपके पास जो है यहाँ पे वर्टिकल राइज आएगा, ठीक है, एंड देन इट विल फ्लैट ऑफ लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा फॉर द फर्स्ट वाला। जो दूसरा वाला है उसमें NaOH तो जो क्या नाम है HBr है वो तो वही है, बस अब आपने 0.1 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ वीक बेस ले लिया अमोनिया एडेड टू व्हाट 25 cm क्यूब ऑफ। अब अगर मैं NaOH और सॉरी NH3 और HBr की इक्वेशन लिखूंगा वो भी 1:1 रेशियो आ जाएगा। सो NH3 प्लस HBr, तो आपके पास बिल्कुल वही है जिस तरह आप अमोनिया और HCl की इक्वेशन लिखते हैं यार, तो बिल्कुल इसी तरह आपके पास क्या बन जाएगा, अमोनियम ब्रोमाइड बन जाएगा। तो ये भी आपस में 1:1 है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है दोनों की तो जो वॉल्यूम्स होगी वो भी सेम ही आएंगी। तो यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट करेंगे जो एंड पॉइंट आएगा वो किस पर आएगा, वॉल्यूम पे आएगा 25 cm क्यूब पे ही आएगा। किस पे आएगा, 25 cm क्यूब पे ही आएगा। तो लेट्स स्केच दिस कर्व नाउ। तो ये जो आपके पास फर्क क्या होगा तो मैं भी नजर आ जाएगा लाइक, बिकॉज ये वीक बेस है तो याद रखो लाइक दिस इज द टाइट्रेशन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस। पहली वाली थी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये टिपिकल ग्राफ आ गया आपके पास। इसमें बाय द वे इंडिकेटर भी आपको पता होना चाहिए, उसने पूछा नहीं है, आपको पता होना चाहिए इंडिकेटर ऑफ चॉइस भी यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे हम अगेन स्टार्ट करेंगे एट व्हाट, उसने वॉल्यूम ऑफ अमोनिया ऐड किया ना, तो हम अगेन एसिडिक पीएच से स्टार्ट करेंगे। तो हमने जो है वो अगेन 1 से स्टार्ट किया, लेट्स से स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यहाँ से हमने सॉरी ब्लू में यूज़ करना है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये आपके पास जाएगा, ये आपके पास राइज हुआ एंड देन देयर विल बी अ राइज
याद है ना, ये वीक बेस है तो डोंट टेक इट टू फार। आप यहाँ तक राइज करें इसको, एंड देन इट शुड प्लेटो समवेयर बिटवीन व्हाट 8 to 11 की वैल्यू लाइक। तो ये आपके पास ग्राफ हो जाएगा। मैंने आपको ये रेंजेस बता दी थी जो आपने पिक करनी है फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। तो वो रेंजेस को यूज करके बेसिकली मैंने यहाँ पे ये दोनों कर्व्स प्लॉट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, HBr reacts with propene to form two bromoalkanes। तो आपके पास जो है वो दो bromoalkanes दिए हैं, लाइक इनमें से जाहिर सी बात दो bromoalkanes जो है ना, इनमें से एक माइनर और एक मेजर प्रोडक्ट होगा। आपको पता है, देख के आपको जाएगा ये 1 ब्रोमोपेन है तो ये माइनर प्रोडक्ट होगी, ये मेजर प्रोडक्ट होगी। कंप्लीट द डायग्राम टू शो हाउ द mechanism of the reaction of HBr and propene to form the major organic product, include charges, dipoles, lone pairs of electrons and curly arrows as appropriate. Draw the structures of the intermediate and the major organic product, like तो आपको जो है वो रिएक्शन शो करना है इवेंचुअली जिसमें मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनेगा, जो कि ये वाला होएगा और 4 मार्क का है लाइक। तो गौर से सारी चीजें बनाना, कोई चीज मिस आउट नहीं कर देना। तो पार्शियल चार्जेस तो पहले हम शो करते हैं, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव हमने शो किया। एक कर्ली एरो हमारी जाएगी यहाँ से टुवर्ड्स दिस, ये आपकी कर्ली एरो जाएगी। एक कर्ली एरो जाएगी यहाँ से यहाँ, ठीक है ना, ये आपने शो किया। अब आप बनाएंगे अपना इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन, और वो बनाना जो बेसिकली आपको क्या शो करोगा, अब एच जो है वो कहाँ जाके लगेगा, एच विल अटैच हियर और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। जो इंटरमीडिएट बनेगा उसमें ये कार्बन है, इसमें इस तरफ जो है वो ये CH3 आ गया, ये आपके पास CH3 जिस तरह लेफ्ट में डायग्राम में बना मैं उसी तरह बना रहा हूँ। ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये जो दो हाइड्रोजन है इनके साथ एक तीसरा हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा लाइक। तो वो मैं शो कर रहा हूँ आपके पास, ये डबल बॉन्ड टूट गया, इस कार्बन के साथ अब 3 हाइड्रोजन आ गए, ये आपके पास आ गए 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन के ऊपर अब होगा पॉजिटिव चार्ज, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एक, ये दिस इज द पॉजिटिव चार्ज दैट यू हैव, और एक आपके पास लगा होगा हाइड्रोजन। तो ये आपके हाइड्रोजन का लगा है यार, इसको यहाँ लगाया था, ये आपके पास हाइड्रोजन लगा हुआ, ठीक है, बिकॉज हम इसको अटैक करवाएंगे ना, ब्रोमाइड आयन से अटैक करवाएंगे। तो ब्रोमाइड आयन ये रहा आपके पास, इस पे ये लोन पेयर आपने दिखाया, हर चीज़ शो करनी है, चार्जेस, डायपोल्स, लोन पेयर्स, कर्ली एरोज, इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर सब शो करना है, तब फुल क्रेडिट मिलेगा। दीज आर वेरी इजी पिकिंग्स, डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग ओवर हियर। तो एक कर्ली एरो अब यहाँ से यहाँ जाएगी और आपके पास जो है वो फिर अब क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। सो लेट्स पुट द फाइनल प्रोडक्ट नाउ। जो फाइनल प्रोडक्ट होगा दैट विल बी C, और इसके साथ CH3, एक जगह बना दूँगा थोड़ी, ये आपके पास C आ जाएगा, C will be a CH3 here, a CH3 here, दो CH3 हो गए आपके पास, फिर H होगा आपके पास, और एक आपके पास Br लगा होगा। जो सेंटर वाला जो कार्बन है ना, ये वाला जो है लाइक उस पे Br होगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन बेसिकली प्रोडक्ट आपके पास बनेगा, ठीक है। तो मैंने जो सेंटर वाला कार्बन है उसके अराउंड ये सारे ग्रुप्स क्लस्टर कर दिए, लाइक ये वाला CH3 ये आ गया, ये वाला CH3 ये आ गया, फिर ये हाइड्रोजन ये आ गया, और यहाँ पे हमने ब्रोमीन अटैच कर दिए, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। मेक श्योर जब आप ये बना रहे हो प्लीज ये कोई भी पार्शियल चार्जेस, कर्ली एरोज मिस ना हो, लोन पेयर्स चार्जेस, एग्जाम में ये सब लिखे हुए तो 4 मार्क मिलेंगे। कोई भी एक छोटी सी गलती कर दी, हालांकि तुम्हें आता भी होगा, तो बिला वजह मार्क कट जाएगा। मेक श्योर दैट यू डोंट डू दैट। Part to explain why the two bromoalkanes are not produced in equal amounts by this reaction, तो simple है भाई, because the secondary carbocation is more stable. Secondary carbocation is more stable than primary carbocation, because of what? Because of the positive inductive effect of two methyl groups. Because of the positive inductive effect of two alkyl groups. ठीक है, part C. The reaction of CH3, CH2, CH2Br and NaOH is different depending on whether water or ethanol is used as a solvent. Complete table 3.2 to identify the organic and inorganic products of the reaction of CH3, CH2Br and NaOH in each solvent. तो आपको ये रटा हुआ चाहिए, एक में जाहिर सी बात है आपके पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अल्कोहल बन रही होती है, एक में एल्कीन बन रही होती है। तो यहाँ पे जो अल्कोहल बनेगा वो प्रोपेन 1 मोल बनेगा। नेम लिखना है या स्ट्रक्चर वो बताना है, आइडेंटिफाई दोनों ही ले सकते हैं, आइडेंटिफाई लिखा हुआ है। सो यू कैन राइट डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दो, CH3 CH2 OH बन जाएगा, और इसमें CH3
CH2 नहीं CH2, ठीक है, प्रोपीन बन जाएगा आपके पास, ठीक है, ये एल्कीन आपके पास आ जाएगा। देन यू हैव इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो अब देखो ये अगर तुम्हें यूं ना याद आए तो लिख के प्लीज कर लेना। जो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट वाटर के साथ बनेगी ना, सिंपल है, देखो तुम यहाँ से देख के भी कर सकते हो। जब ये एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा होता है ना, लाइक, तो OH यहाँ चला जाता है और Br N के साथ आके लग जाता है। तो जो आपके पास इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट होती है वो सोडियम ब्रोमाइड बन जाती है। इन द केस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, जब आपके पास सॉल्वेंट इथेनॉल होता है लाइक, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि आपके पास यहाँ से HBr निकल रहा है। क्या निकल रहा है? HBr। वो जो HBr निकलता है ना, वो उसमें से H OH के साथ जाके लगता है, बिकॉज OH उस H को निकालता है और उससे एक चीज़ क्या बनती है, आपके पास वाटर बन जाती है। और वाटर के साथ जो दूसरी चीज़ आपके पास बन रही होती है वो सोडियम ब्रोमाइड बन रहा होता है। तो गौर से अगर तुम्हें ये याद नहीं आ रहा, जाके प्लीज टॉपिक खोलना एंड रिविजिट दिस। जब ये एज अ वो OH नेगेटिव जो है ना, वो एज अ बेस एक्ट कर रहा होता है ना, तो वो जाके इस कंपाउंड में से H+ निकालता है और वाटर बना लेता है, और जो बाकी Na बच जाता है ना, वो Br के साथ कंबाइन करता है और NaBr बना लेता है। तो ये दो आपके पास जो है वो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आती हैं इन दी एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, कंपाउंड J and K आर फाउंड इन प्लांट ऑयल्स। तो आपको कंपाउंड दिया हुआ है, J भी दिया हुआ है, K भी दिया हुआ है। फंक्शनल ग्रुप देख लो, J में अल्कोहल है, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, आपके पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे आपके पास जो है वो कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, एल्कीन फंक्शनल ग्रुप है, और बाकी एल्काइल है। पार्ट A1, कंप्लीट टेबल 4.1 टू स्टेट व्हाट यू वुड ऑब्जर्व व्हेन J रिएक्ट्स विद द रिएजेंट्स लिस्टेड। तो 2,4-DNPA के साथ आपके पास क्या आएगा? ऑरेंज PPT आ जाएगा, बिकॉज एल्डिहाइड और कीटोन दोनों फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं आपको। टॉलिंस रिएजेंट के साथ जो है वो सिल्वर मिरर अपेयरेंस आएगा, या ग्रे PPT आप लिख दें, जो क्या नाम है, एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से आ रहा होगा, और सोडियम की वजह से एफर्वेसेंस आपको ऑब्जर्व होगी, बिकॉज ऐसी बात है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी आपके पास, तो अल्कोहल रिएक्ट करेगा और बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस नजर आएंगे, तो एफर्वेसेंस भी आपको ऑब्जर्व होगा। पार्ट 2, J हैज टू ऑप्टिकल आइसोमर्स, ड्रॉ द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो बस इसमें बॉन्ड्स की ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो ये मैंने कार्बन बनाया, लेट्स से मैं ये पहले बॉन्ड शो कर देता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया भाई वेजेस, ठीक है ना, ये मैंने शो किया, सही है। तो जब मैं दूसरा बनाऊंगा ना, तो मेक श्योर कि भाई उसकी वो मिरर इमेज लगे, लाइक, तो ये आपके पास आया, ये आपने शो किया, और ये आपके पास, बस जब वहाँ बना रहे हो ना तो एक दफ़ा एक मिनट यार, तो ये आपके पास जो है वो रफली मिरर इमेज बन जाएगी, सही हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब हम जो है वो ग्रुप्स डाल देंगे, लाइक, एंड मेक श्योर जब आप वो ग्रुप्स डाल रहे हो तो लाइक ग्रुप्स को गौर से देख लें। तो मैं यहाँ पे OH डाल देता हूँ, एक बॉन्ड में जो है वो OH आ गया, लाइक, ठीक है। दूसरे बॉन्ड में जो है वो आपके पास CHO डाल देते हैं, तो लेट्स पुट CHO है, तो यहाँ पे CHO आ जाएगा। उसके बाद जो है वो आपके पास CH3 है, तो यहाँ CH3 डाल देता हूँ, यहाँ CH3 डाल देता हूँ। उसके बाद जो है वो आपके पास COCH3 है, COCH3, इसको ले देते हैं तो देखने में आसानी हो जाएगी। C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3। इसको खोल के लिखना जरूरी नहीं है, मैं लिख दिया, आप COCH3 भी ले सकते हैं, लाइक, जस्ट टू मेक इट मोर वो विजुअली तुम्हें देखने में आसानी हो, लाइक, इसलिए मैंने लिख दिया। बट तुम्हें अगर साथ पूरा ग्रुप लिखना हो, बट आई वांट टू आइडेंटिफाई लाइक जो बॉन्ड्स है ना, जो आप ये बॉन्ड्स दिखाते हैं, ये बॉन्ड्स का इस तरह दिखाना जो है वो बहुत जरूरी होती है, याद रखो, लाइक, बिकॉज बॉन्ड्स की मिरर इमेज होना बहुत जरूरी होती है। फिर जो ग्रुप्स आप यहाँ 4 जो भी लगाएं, दैट डजंट रियली मैटर, उन चारों का बस फिर रेप्लिका आपने जो मिरर इमेज यहाँ शो करना होता है, आप उस तरह उसको शो कर देंगे, लाइक, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, K is used to make the addition polymer perspex. A synthesis of perspex is shown in figure 4.2. तो आपको जो है वो perspex की synthesis के लिए पूरा एक स्कीमा दिया हुआ है। K जो है वो ये कंपाउंड है, पहले रिएक्टेंट L से उसको रिएक्ट किया है रिएक्शन 1 टू गिव यू M। तो देखो ये M जो बने ना, उसमें सिर्फ क्या हुआ है, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो बेसिकली एस्टर ग्रुप बनी है। और गौर से देखो, कार्बोक्सिल ग्रुप और एस्टर जब बने तो यहाँ पे जो आपने अल्कोहल यूज किया वो 1 कार्बन अल्कोहल है, तो वो भी इथेनॉल यूज किया होगा इन द प्रेजेंस ऑफ, जैसी बात है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड हीटेड रिफ्लक्स। तो K से M बन गया होगा, और फिर M की एडिशन पॉलीमराइजेशन की है, और आपके पास जो है वो perspex बना। उसने बोला ना एडिशन पॉलीमर है, तो इसकी एडिशन पॉलीमराइजेशन की होगी और perspex बना होगा। पार्ट 1, आइडेंटिफाई L, स्टेट द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन 1।
तो L जो आपके पास रिएक्टेंट L होगा वो क्या हो जाएगा, मीथेनॉल हो जाएगा, और जो कंडीशंस होंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी, दोज विल बी concentrated sulfuric acid, few drops of concentrated sulfuric acid as the catalyst, as the catalyst plus what, heat under reflux, heat under reflux. Part 2, draw one repeat unit of the addition polymer perspex. तो ये तुम लोगों को ना बहुत फिट बनाना चाहिए। डिट्टो ऐसी चीज को यहाँ कॉपी पेस्ट करोगे और डबल बॉन्ड हटा के एक यहाँ पे बॉन्ड डाल दोगे, ट्रेल बॉन्ड, और एक यहाँ पे ट्रेल बॉन्ड, इनको डैंगलिंग बॉन्ड भी बोलते हैं लाइक। तो ये ट्रेल बॉन्ड आप दिखा दोगे लाइक। सो लेट्स डू दैट। तो आपने जो है वो डिट्टो इसको कॉपी करके डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दिया आपने। यहाँ पे आपने C डबल बॉन्ड O CH3 लिखा, यहाँ पे आपने CH3 लिखा, यहाँ आपने हाइड्रोजन लिखा, यहाँ आपने हाइड्रोजन लिखा, और एक यहाँ पे ट्रेल बॉन्ड और यहाँ पे एक ट्रेल बॉन्ड लिखा। ये दैट विल बिकम द रिपीट यूनिट। ठीक है। पार्ट 3, यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेबल 4.2 टू सजेस्ट। ये जो टेबल दिया हुआ है आपको, क्योंकि अब डेटा बुकलेट तो नहीं होगी ना, इसी तरह क्वेश्चन के अंदर ये चीज बनी होगी, टाइम ही बच जाएगा आपका यार। यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेबल 4.2 टू सजेस्ट हाउ द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा ऑफ M एंड perspex would differ, explain your answer। तो देखो perspex के अंदर ये एल्कीन नहीं होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा लाइक जो M में, वो डबल बॉन्ड जाएगा, बाकी सारी चीजें होंगी। तो आप C डबल बॉन्ड C का जो है ना वेव नंबर पे जो है उस पे आपको M में पीक नजर आएगी बट perspex में नजर नहीं आएगी। बस आप ये लिखो लाइक, तो perspex will not show a peak, perspex will not give a peak, between क्या भी 1500 to 1680 per centimeter, because it does not have a carbon double bond carbon। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, K can be, बस लॉस्ट पार्ट है ये, K can be made from propanone in the 3-step synthesis shown in figure 4.3। तो ये आपके पास प्रोपेनोन है, स्टेप 1 हुआ। यू कैन सी प्रोपेनोन में जो है वो आपके पास HCN ऐड हुआ है, नजर आ रहा है, O के साथ H लग गया और यहाँ पे एक CN लग गया है। तो ये बेसिकली हाइड्रोक्सी नाइट्राइल बन गया स्टेप 1 में। तो इसमें आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं NaCN catalyst with HCN and you'll be able to form this। जो आपको याद है ना, रूम टेम्परेचर रिएक्शन होता है वो यहाँ पे होता है। तो टिपिकल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है। फिर स्टेप 2 में नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस हो रही है, बाकी 3 फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल सेम है। नाइट्राइल है उसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है और कार्बोक्सिल ग्रुप बन रहा है। और फिर स्टेप 3 में तुम देखो जो आपके पास ये कार्बोक्सिल ग्रुप है वो वही है, मिथाइल ग्रुप भी वही है, और याद नजर आ रहा है एक जो कार्बन टू कार्बन है वो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया लाइक। तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे क्यों आया, बिकॉज मोस्ट लाइकली यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रही होगी। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का आपने पढ़ा है ना लाइक। तो इस CH3 में से एक H गया होगा और यहाँ से एक OH चला गया होगा। तो यहाँ पे जब एक H यहाँ से गया तो ये H2 रह गया और OH गायब हो गया। तो आपके पास ये जो है टिपिकल एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रहा है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का। अब चाहिए कंप्लीट टेबल 4.3 टू आइडेंटिफाई द रिएजेंट्स यूज्ड एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच स्टेप। तो हम रिएजेंट लिखते हैं स्टेप 1 में जो आपके पास रिएजेंट होगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी HCN प्लस NaCN। ये आपके पास हो जाएगा लाइक। जो स्टेप 2 है उसमें आपके पास रिएजेंट होगा डाइल्यूट लिखना जरूरी है, डाइल्यूट HCl लिख दो, H2SO4 लिख दो, तो डाइल्यूट एसिड होगा। टाइप ऑफ रिएक्शन आप देख लें, पहला वाला जो रिएक्शन है दैट इज एडिशन रिएक्शन। टाइप पूछा है, मैकेनिज्म नहीं पूछा, तो टाइप लिखना सिर्फ, ठीक है। दूसरा वाला जो है दैट इज हाइड्रोलिसिस, और तीसरा वाला जो है वो आप डिहाइड्रेशन भी ले सकते हैं, एलिमिनेशन भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन ले लेता हूँ, ठीक है। सो वी आर डन विद क्या नाम है फेब का पेपर। यू कैन सी दैट कोई इतना मुश्किल पेपर नहीं था। होपफुली अगर तुम एक्चुअली बैठते तो यू शुड हैव स्कोर्ड फुल आ जाता है आपके भाई।